Dear students, good morning. Today, students will be study chapter number 1 in social science in history. इस वीडियो के माध्यम से विद्यार्थी सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर नेम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चैप्टर स्टडी बिफोर मैनी क्वेश्चंस अवर माइंड। वाट इज नेशनलिज्म, वाई इज नेशनलिज्म, नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म क्यों ज़रूरी है। मीन्स ऑफ नेशनलिज्म, द डिज़ायर ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम रेस, कल्चर, लैंग्वेज etc टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट कंट्री। इट मीन्स जाति, संस्कृति, भाषा आदि की समानता के आधार पर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की जन भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। सेकंड, ए फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर योर ओन कंट्री, ए फीलिंग दैट योर कंट्री इज बेटर दैन एनी अदर। इट मीन्स राष्ट्र प्रेम की भावना, राष्ट्रीयता, अपने राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों से श्रेष्ठ बनाने की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य में प्रारंभ हुई, जब विश्व के अधिकांश देशों पर ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीति के तहत उसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। इस साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत उसने विश्व के विभिन्न देशों से व्यावसायिक रिश्ते स्थापित किए। व्यावसायिक रिश्तों के साथ साथ उसने वहाँ के प्रशासनिक तंत्र को भी प्रभावित किया। प्रशासनिक तंत्र के साथ साथ उसने वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को भी प्रभावित किया, जिसके तहत लोगों की मनोवैज्ञानिक दशा भी खराब होने लगी। मनोवैज्ञानिक दशा के अंतर्गत लोगों ने अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराने की परिकल्पना उन लोगों में जागृत होने लगी। इस जागृत परिकल्पना को ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। चित्र में विभिन्न दृश्यों को हम देख सकते हैं। इन 1848 फ्रेडरिक सोरू, ए फ्रेंच आर्टिस्ट, prepared a series of 4 points revealing his dream of a world made up of democratic and social republic as the called them. It means 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरू ने 4 चित्रों की एक सीरीज बनाई थी। उनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना हुआ दिखाई दे रहा है। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ द यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एज एंड सोशल क्लासेस, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of the Enlightenment and AC wears in one hand and the charter of the right of man in the other. It means 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार ने फर्स्ट सीरीज में पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको यह भी जानना होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञान उदय की एक मशाल को पहचान सकते हैं, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। एज यू would recall, artists of the time of the French Revolution and the charter of the right of man in the other. On the earth, in the foreground of the image, lie the shattered remains of the symbol of absolutist institutions. In a Soru
pain vision. The peoples of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national customs, leading the processions way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time were already nation states. इस चित्र में एक हाथ में और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र हमें दिखाई दे रहा है। प्रतिमा के सामने ज़मीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। साड़ियों के कल्पना दृश्य में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाकों से दिखाई दे रही है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड, जो तब तक राष्ट्र बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। फ्रांस आइडेंटिफाई द रिवॉल्यूशनरी ट्रायंगुलर हैज जस्ट reached the statue. She is followed by the peoples of the Germany wearing the black, red and gold flag. प्रतिमा के पास अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग भी हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं ऑफ इंटर tastily at the time when Saurisy created this image. The German peoples did not yet exist as a united nation. The flag they carry is an expression of the rebel Hobbes in 1848 to unify the numbers German speaking principalities into a nation state under a democratic constitution. ये दिलचस्प बात है कि जिस समय सारियों ने ये छवि बनाई थी, जर्मन लोग तब तक एक स्वतंत्र राष्ट्र का हिस्सा नहीं बन चुके थे, अर्थात जर्मनी ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीति से स्वतंत्र नहीं हुआ था। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की इच्छा थी। चित्र में भारत माता की छवि को दिखाया गया है। इस भारत माता की छवि के माध्यम से हम भारत के लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। द फर्स्ट क्लियर एक्सपीरियंस ऑफ नेशनलिज्म कम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789. France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. इट मीन्स राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट विचारधारा 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। जैसा कि आप अध्ययन कर चुके हैं, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का अधिकार था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट कम इन द wake of the French Revolution lead to the transfer of the sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny.
इट राजनीतिक राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह ने क्रांति के बाद घोषणा की अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नीयत तय करेंगे। From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people. The ideas of la patrie, the fatherland, and le citizen, the citizen implies the nation of a united community enjoying equal rights under a constitution। प्रारंभ में ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हुई। पितृभूमि और नागरिक, पितृभूमि ला पैट्री और नागरिक ली सिटियन जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचारों पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान नागरिक अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा द ट्राई कलर चुना गया जिसने पहले के राष्ट्र ध्वज की जगह ले ली थी। द नेशनल असेंबली न्यू हैम्पबर composed oath taken and worth commemorated all in the name of the nation। इट मीन्स नई स्तुतियाँ रची गईं, नेशनल असेंबली में शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और ये सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए सभी समान कानून बनाए। ये सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज put in place and its formulated uniform laws for all citizens within a territory। Internal customs duties and dues were abolished and a uniform system of weight and measure was adopted। Regional dialects were discouraged and French as it was spoken and written in Paris became the common language of the nation। इस प्रशासनिक आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्थाएं लागू की गईं। केंद्रीय बोलियों को या क्षेत्रीय बोलियों को समाप्त किया गया और पेरिस में एक फ्रेंच जैसी बोली जो लिखी और पढ़ी जाती थी वह राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट ऑफ द फ्रांस रीच्ड the different cities of the Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs। Their activities and campaignings prepared the way of the French armies। French moved of the Holland, Belgium, Switzerland and much of the Italy in the 1790s। इसके बाद क्रांतिकारियों ने ये घोषणा कर दी कि शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे और उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में ले जाने लगीं। बैन द वाइड शीट ऑफ टेरिटरी दैट कम अंडर his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France through a return to monarchy। Napoleon had no doubt disturbed democracy in France, but in the administrative field
He had incorporated revolutionary principle in the order in make the whole system more rational and different. इसके बाद नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया था, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिकतर संकट और कुशल बन सके। The Civil Code of 1804, usually known as the Napoleon Code, did away with all privilege based on birth, established equality before the law, and secured the right to property. This code was exported to the regions under French control in the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy, and Germany. इसके साथ ही नेपोलियन ने 1804 की नागरिक संहिता लागू की, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन ने जन पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त किया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी उसने कारीगरों के श्रेणी संघों को नियंत्रणों को हटा दिया, यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक ये समझने लगे कि एकमात्र कानून मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से उसके इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सुविधा होगी। However, in the areas conquered, the nation reactions of the local population to French rule were mixed. In Italy, in many places, such as I located and Switzerland, as well as in certain cities like Versailles, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed as Habsburg of liberty, but the initial enthusiasm soon turned to the hostility. इसके बाद जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दिखाई देने लगी थीं। शुरुआत के समय में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेज, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदलता हुआ दिखाई देने लगा। तब ये साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थीं। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों के लिए मिले फ़ायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे थे। Become all seemed to outweigh the advantage of the administrative changes. The making of the nationalism in Europe. If you look at the map of the mid-18th century Europe, you will find that there were no nation-state as we know them today. अगर आप
मध्य 18वीं शताब्दी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज दिखाई दे रहे हैं। वाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर divided into kingdom, Dutch and cantons whose rulers had their autonomous territories. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies, within the territories of which lived diverse peoples. इसमें राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए लोग थे जिनके शासकों के स्वायत्त या स्वतंत्र क्षेत्र थे, उन्हें स्वायत्तता मिली हुई थी। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजाओं के अधीन दिखाई दे रहे थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदारी नहीं मानते थे। Did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. Often they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups. The Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and peoples. भागीदारी को आगे बढ़ाते हुए उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बनाया गया था। नेक्स्ट द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। कुलीनबर्ग और नया मध्य वर्ग। सोशली एंड पॉलिटिकली ए लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। The members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. It means सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीनबर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली या प्रभावशाली वर्ग दिखाई दे रहा था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार दिखाई दे रही थी। They owned estate in the countryside and also towns houses. They spoke French for purpose of diplomacy and in high society. वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। Their families were often connected by ties of the marriage. This powerful aristocracy was, however, numerically a social ग्रुप। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े होते थे, मगर ये एक शक्तिशाली कुलीनबर्ग संख्या के हिसाब से एक छोटा समूह था। The majority of the population was made up of the peasantry. To the west, the bulk of the land was formed by tenants and small owners. पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में भटी हुई थी और भूदास भी खेती करते थे। चित्र में हम लोगों की स्थिति को देख सकते हैं। In western and parts of the Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक या व्यावसायिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के एक उत्पादक के या उत्पादन पर टिका हुआ दिखाई दे रहा था। The meat of the industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France and parts of the German state it occurred only during the 19th of the German state is occurred only during the 19th century। दूसरे
भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में ये 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों और व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने हुए दिखाई दे रहे थे। इन दिस बैक न्यू सोशल ग्रुप्स come into being. A working class population and middle class is made up of the industrialist, businessmen, professionals in Central and Eastern Europe. These groups were smaller in number till the 19th century. इस प्रकार मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बना हुआ था। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेष अधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय दिखाई देने लगे। इस प्रकार it was among the educated liberal middle classes that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. Next, what did liberal nationalism stand for? उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने दिखाई देते हैं? Ideas of the national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लातिन भाषा के मूल लिबर से बना हुआ है, जिसका अर्थ है आज़ादी। नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सभी की बराबरी हिस्सेदारी। Politically, it emphasized the concept of the government by consent. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges. A constitution and representative government through parliament. National century 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. इस प्रकार उदारवाद राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से या आपसी लोगों के सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से बनी हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. इस प्रकार कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। अगर आपको याद है कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। You will recall that in revolutionary France when marked the first political experiment in regular democracy. The right to vote and to get elected was granted exclusively to property-owning men. Men without property and all women were excluded from political rights only for a brief period. Under the Jacobin did all adult males enjoy suffrage. However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor, subject to the authority of fathers and husbands. इस प्रकार आपको
ये भी ध्यान होगा कि संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की सैन्यता पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। चित्र में हम ये स्थिति देख सकते हैं। इन द काउंटलेस स्मॉल पार्टिसिपेशन से पार्टी या प्रिंसिपलिटीज ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट ईच ऑफ द साइंस forged its own currency and weight and the major a merchant traveling in 1833 from Habsburg to the Nuremberg to sell his goods would have had to pass through it custom barriers and pay custom duty of about 5% at each one of them। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज द्वारा लगाए गए कर नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में थे, लेकिन 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे, इसलिए हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े को मापने का पैमाना एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती जाती थी। द मेजर ऑफ क्लॉथ for example was the elk, which in each region stood for a different length and ela to textile material bought in Frankfurt would get you 54.7 centimeter of cloth in match 55.1 centimeter in Nuremberg 65.6 centimeter in Freiburg 53.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार हर जगह कपड़े की जो समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती थी, तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता था। फ्रैंकफर्ट में मैंच में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर कपड़ा मिलता था। Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes, who argue for the creation of a united economic territory, allowing the unhindered movement of goods, people and capital। इन इसके बाद नए वाणिज्यिक वर्ग और ऐसी परिस्थितियों का आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था। नेक्स्ट, न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815 के बाद एक नया रूढ़वादी वर्ग। Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of a conservatism। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़वाद की भावना से प्रेरित थीं। रूढ़वादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित परंपराएं रूढ़वादी हैं। कंजर्वेटिव्स believed that established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property, and the family should be preserved. Most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days।
उनका मानना था। फिर भी अधिकतर रूढ़वादी लोग क्रांति के पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों में से उन्होंने ये जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में ही सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों की शक्ति प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार ए मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ए डायनामिक इकोनॉमी, द एवोल्यूशन ऑफ द feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. In 1815, representatives of the European power, Britain, Russia, Prussia, and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw a settlement for Europe. The Congress was hosted by the Austrian Chancellor Duke मैट्रिन द चैलेंजर्स। इस प्रकार 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रुसिया और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। ये सम्मेलन कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को ख़त्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। ड्रे अप द ट्रीटी ऑफ द वियना ऑफ 1850 विद द ऑब्जेक्ट of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleon Wars. The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power, and France lost the territory it had annexed under Napoleon. नेपोलियन के समय में, जिसका उद्देश्य उन्हें कई सारे बदलावों की शुरुआत और समाप्ति था जो नेपोलियन युद्धों के समय हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को भी खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। फ्रांस की सेनाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। नेपोलियन ए सीरीज ऑफ द स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। इट has the kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in the north, and Geneva was added to the fiefdom in the south. Prussia was given important new territory on the western frontiers. इस प्रकार ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया, मगर नेपोलियन ने 39 या 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रुसिया को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इन सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़वादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी दिखाई दे रहा था। कंजर्वेटिव्स रिगम सेट अप इन 1815 वर autocratic. They did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that question and legitimacy of autocratic government. इसके बाद 1815 में स्थापित रूढ़वादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थीं। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं।
उनके मन में उन्होंने ये गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थीं। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के भी नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़वादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक प्रमुख मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। नेक्स्ट द रिवॉल्यूशनरीज क्रांतिकारी। During the years following 1815, the fear of the Revolution drove many rebel nationalist underground secret societies springing up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. It means 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया, अर्थात वो कहीं जाकर छिप गए। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन दिखाई देने लगे। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वीना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। वन Such individual was the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini, born in Geneva in 1804. He became a member of the Secret Society of the Carbonari as a young man of 24. He was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. He subsequently founded two more underground societies, first Young Italy in the Marseillais and then Young Europe in Vienne, whose members were like-minded young men from Poland. ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जियुसेप्पे मैज़नी। उसका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था। वह का